हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज स्टार्ट किया था और उसका मोस्ट ऑफ कुछ पार्ट हमने देखा था। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पहले वाले पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आई होप कि आपने पहले वाला पार्ट पढ़ा होगा अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्वांग समता किसे कहते हैं और इसे हम कैसे शो करते हैं। ये वाली सारी चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी। तो हमने स्टार्ट किया था त्रिभुज। देखो, त्रिभुज किसको कहते थे? जिसके 3 भुजाएं हैं उसको हम त्रिभुज कहते थे। देन उसके बाद में त्रिभुजों की सर्वांग समता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंस, वो हमने देखा था। सर्वांग समता का मतलब हमने समझा था कि जब 2 चीजें बिल्कुल एक जैसी हो तो वो सर्वांग सम कहलाती है। तो उसके ये हमने वर्ग के बारे में देखा था। फिर हम त्रिभुजों पे आए थे। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, जिसमें भी हमने 3 नियम पढ़े थे। एक तो साइड साइड साइड, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो भुजा 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 सर्वांग समता कहलाती थी। और ये सर्वांग समता सिद्ध होने के बाद सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। ये वाली चीज आपको याद रखनी थी। क्लियर? और उसके बाद में सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए कसौटियां पढ़ी थी हमने। उसके लिए क्या क्राइटेरिया थे? तो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा फर्स्ट वाला था मेरा साइड साइड साइड, है ना, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर थी। तो वो क्राइटेरिया मेरा साइड साइड साइड। और दूसरा है साइड एंगल साइड सर्वांग समता, जिसमें 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण बराबर हो, तो वो मेरा साइड एंगल साइड कहलाता था। और हमने उदाहरण 1 देखा था। उसके बाद में उदाहरण 2 भी हमने कर लिया था। फिर दूसरा क्राइटेरिया हमने साइड एंगल साइड वाला देखा था हमने, जिसमें हमने कहा था कि इसको SAS से तो लिख सकते हैं, लेकिन ASS से नहीं और SSA से नहीं लिख सकते। ये भी हमने देखा था। तो इसको उसके बाद में कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल की सर्वांग समता हमने लिखी थी, जिसको ASA सर्वांग समता नियम हमने बोला था। यहाँ तक हमने आई थिंक पढ़ लिया था। नहीं, यहाँ से हमको स्टार्ट करना था। तो आज हम करेंगे प्रमेय 7.1। अब इसमें 2 भुजाएं, पहले तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण देखा था हमने, जिसको हम कहते थे साइड एंगल साइड। आज हम देखेंगे 2 कोण और उसके बीच की भुजा, ये वाली एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। तो यह परिणाम देखो, यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। यह परिणाम कोण भुजा कोण साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, पहले एंगल है, ठीक है, AS और A, जिसको ASA सर्वांग समता कसौटी लिखा जाता है। पिछली कक्षाओं में इसकी सत्यता की जांच कर चुके हैं और इसके परिणामों को अब हम इस क्लास में सिद्ध करने वाले हैं। तो देखो, चूंकि इस परिणाम को सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए इसे एक प्रमेय थ्योरम कहा जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम SAS सर्वांग समता का प्रयोग करेंगे। देखो, हमको ASA को प्रूव करने के लिए SAS लानी है। देखो, पहले हमको प्रूव करनी है ASA एंगल साइड एंगल, और उसके लिए हम यूज करेंगे साइड एंगल साइड वाली। करें स्टार्ट। अब ये है प्रमेय 7.1। अब ASA सर्वांग समता नियम, इसका नियम देखने वाले हैं। 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। जैसे 2 त्रिभुज हैं, उसके 2 कोण और उसके बीच की भुजा, और 2 कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के, वो अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। तो इसी को हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें 2 त्रिभुज ABC और DEF दिए हैं, जिनमें कोण B E के बराबर है, कोण C F के बराबर है और BC EF के बराबर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। अब देखो, ये कोई 2 त्रिभुज हैं, ये ABC है
और ये DEF है, ये कोई दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमको दिया क्या क्या है, मान लीजिए AB इक्वल टू DE, सपोज करना है AB और DE बराबर है, आकृति 7.12 में। मतलब हम यहाँ पे तीन स्थितियों का वर्णन करेंगे। देखो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए देखिए यहाँ तीन स्थितियां संभव है, मतलब तीन स्थितियां हम इसमें आगे देखने वाले हैं। पहली स्थिति में जब AB DE के बराबर है, फर्स्ट कंडीशन है, तो अब आप क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं कि AB इक्वल टू DE, ये वाला क्लियर, ये हमने अभी कल्पना की है, अभी ये दिया हुआ नहीं, ये हमने माना है। तो इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल E, अब देखो एंगल B का है, एंगल B और एंगल E बराबर है, क्या है ये दिया है। नेक्स्ट BC इक्वल टू EF, अब BC का है ये दिस वन, ये दी नीचे वाली भुजा इक्वल टू EF, तो ये EF के बराबर है, तो BC EF के बराबर है, ये भी हमको दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी सर्वांग समता हो गई, देखो एक तो है भुजा ये साइड और दूसरा एंगल और ये फिर भुजा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता यूज ली कि नहीं ली मैंने, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण है, तो दो भुजाएं और उनके दो कोण, देखो दो भुजाएं हैं, एक भुजा ये दूसरी भुजा ये और बीच के कोण, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, SAS सर्वांग समता। ये हमने के नियम के द्वारा हमने कहा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है DEF के, ये हमने प्रूव किया। ये तो थी फर्स्ट स्थिति। सेकंड स्थिति में हमने माना कि AB जो है वो बड़ा है DE से, मतलब एक कोई बिंदु हमने P माना है, उस पर जो PB बराबर है DE के, ये हमको मानना है। मतलब वो इस पर एक छोटा बिंदु है P और DE PB के बराबर है, मतलब A और हमने आगे खिसका दिया, ये हमको एक बार सपोज करना है। तो ए कंडीशन AB बड़ा है DE से, ये हमको मानना है। इसलिए AB पर एक बिंदु P ऐसा लेते हैं जो PE बराबर DE होगा, मतलब PE के बराबर DE होना चाहिए, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज इस दूसरे त्रिभुज के बराबर होना चाहिए। तो अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, अब ABC न लेकर हम लेंगे PBC त्रिभुज। क्लियर, हमने लिया PBC, ये छोटा वाला त्रिभुज लिया, तो फर्स्ट वाली होगी PB इक्वल टू DE, ये हमने माना है, यानी ये रचना से एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये वाला एंगल ये इस एंगल के बराबर है, ये हमको दिया था। और BC इक्वल टू EF, ये भी हमको दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि PBC सर्वांग सम है DEF के, और ये इसमें भी सर्वांग समता कौन सी है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ये भी। तो इसमें भी PCB इक्वल टू DEF। अब जब सर्वांग सम है दो त्रिभुज, तो उनके दोनों संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि PB और C और DF, PCB और DFE, देखो कौन कौन से कोण है, P, C और B ये वाला कोण, और D, E और F, DFE ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होगी। कौन सा, CPCT रूल से हमने अभी पढ़ा था ना, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर क्वेश्चन में यूज लोगे, वो उसी रूल से, तो हमने ये लिख दिया। तो परंतु हमें दिया है कि ACB बराबर है DFE के, ये हमको दिया है क्योंकि ये इधर वाला कोण, ये कोण और ये F कोण, C कोण और F कोण भी बराबर है, ये हमको दिया है। तो ACB इक्वल टू PCB के बराबर होगा, यानी जो हमने वो इमेजिनरी लाइन मानी है ना, जो एक कोई बिंदु P माना था, वो इसी के ऊपर होगा, वो कोई आगे या पीछे नहीं होगा, यानी वो P A के ऊपर ही के साथ संपाती है। यह तभी संभव है जब P बिंदु A के साथ संपाती है। तो हम ये लिख सकते हैं BA इक्वल टू ED, और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, ये SAS सर्वांग समता सिद्धांत से। अब ये हमने
मान लीजिए कि दो त्रिभुजों में दो कोणों का के युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, परंतु ये भुजाएं बराबर कोणों के युग्मों के अंतर्गत भुजाएं नहीं हैं। क्या ये त्रिभुज अभी भी सर्वांगसम है? आप देखेंगे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। और आप इसका कारण बता सकते हैं क्या? आप बताओ, कारण बता सकते हो कि मतलब दो कोणों के युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, परंतु ये भुजाएं बराबर कोणों के युग्मों के अंतर्गत नहीं हैं, पर फिर भी वो बराबर है। क्योंकि देखो, हमने ये CPT वाला रूल पढ़ा था कि अगर सर्वांगतम समता सिद्ध हो गई, उसके बाद भी हर संगत भुजा और कोण बराबर होंगे। इसीलिए तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अतः त्रिभुजों के कोणों के दो युग्म बराबर होने पर तीसरे कोण भी बराबर होंगे। देखो, ये रीजन है का योग बराबर। जैसे आपको दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो ऑब्वियसली तीसरा कोण भी बराबर होगा ना, क्योंकि दो कोण बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है। तो अब तीसरा कोण हम निकालेंगे 180 में से माइनस करके, तो ऑब्वियसली दूसरे त्रिभुज का भी तीसरा कोण 180 में से माइनस करके वही होगा जो पहले में था। तो इसीलिए तीसरा कोण भी बराबर होगा। यदि अतः दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, तो हम AAS सर्वांगसमता नियम कह सकते हैं। एंगल साइड सर्वांगसमता हम कह सकते हैं। क्लियर? आगे चले, समझ में आ रहा है ना? सर्वांगसम तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसके। अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगी ना, तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे ये वाले चैप्टर के। करें आगे? देखो, आइए अब निम्न क्रियाकलाप करें। अब कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं। एक हमको ट्राइंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। 40, 50 और 90 वाले कुछ त्रिभुज खींचिए। अब मैंने ये त्रिभुज खींच लिए, ये तो 90 डिग्री फिक्स है। अब एक भुजा 40 और एक 50, सेम यही खींचा। ये 90, ये 40 और ये 50, ये भी त्रिभुज खींचा 90, 40 और 50। और ये कोई ऐसा त्रिभुज खींचा जिसमें भी 90, 40 और 50। अब मैंने 4 त्रिभुज खींच लिया। अब आप देख कर बताओ कि क्या चारों आपको सर्वांगसम लग रहे हैं क्या? ये बताओ। आप कहोगे मैडम इसमें तो तीनों कोण बराबर है, तो ये तो सर्वांगसम होने चाहिए ना? नहीं होने चाहिए। देखो, कोण भले ही बराबर हो लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। देखो, एक कोई छोटी चीज है, जैसे कोई इतना सा कोण है, वो भी 90, 50 और 40 का, मतलब 90, 40 और 50 का है। और एक कोई बड़ा कोण है, उसमें भी मेजरमेंट 40, 50 और 90 है, तो क्या वो सर्वांगसम होंगे? देखो, एंगल के कोणों के मान तो बराबर हैं तीनों उसके, तो आप कहेंगे बिल्कुल उसके जैसा ही ये तो, बट वो छोटा है और वो बड़ा है, तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो देखिए कि त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अतः देखो, इन तीनों त्रिभुजों की समता त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त नहीं है। ये इनसफिशिएंट डाटा है। इसमें अपन को एक भुजा की और माप चाहिए या कुछ और ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिससे हम आगे और बोल सकते हैं कि ये सर्वांगसम है कि नहीं। इसीलिए त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए 3 बराबर भागों में से एक बराबर भाग भुजा अवश्य होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक भुजा और अवश्य होनी चाहिए, जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ ये 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, तो हम एक पता लगने पे हम दूसरे और मेजरमेंट फिर इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें एक भी भुजा नहीं दे रखी है, एक भी साइड नहीं है, तो तब तक हम नहीं कह सकते कि ये सर्वांगसम है। क्लियर? समझ में आया ना? चले आगे। अब देखो, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। अब रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। हाँ, इसमें AOB और DOC ये O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। ये हमको प्रूव करना है। तो एंगल AOB इक्वल टू DCO ABO। यस, अब देखो, सबसे पहले इसने क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि हाँ कि एक तो AB और CD समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर है। तो अब जब समांतर पे है तो Z पर बने कोण इक्वल होंगे, तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ABO इक्वल टू DCO।
त्रिभुज के कोण के बराबर होगा। तो यानी ये एंगल बी सी के बराबर होगा और ए ओ बी इक्वल टू डी ओ सी। अब देखो ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये हम DOC के बराबर लिख सकते हैं। और OA इक्वल टू OD, अब देखो OA इक्वल टू OD है, क्योंकि दोनों इक्वल ये हमको गिवन है। ये देखो क्वेश्चन में दिया ना कि AO इक्वल टू, हाँ, O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, तो ये हमने OA इक्वल टू OD, नहीं ये हमको ये दिया हुआ है O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, इसका मतलब OA इक्वल टू OD होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम है DOC के। यस, देन सेकंड हमको प्रूव करना है कि O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। अब जो O है वो रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो जब ये दोनों सर्वांग सम प्रूव हो गए तो उसके दूसरे समस्त भाग भी बराबर होंगे। तो OB इक्वल टू OC, कौन सा रूल, CPCT, ये CPCT वाला रूल था ना, तो हम डायरेक्ट अब मेंशन कर देंगे। अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि वो रूल क्या था, बस सर्वांग सम प्रूव होते ही हम डायरेक्ट वो मेंशन कर सकते हैं कि बाय द रूल ऑफ CPCT O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। क्लियर, समझ में आ गया उदाहरण। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या गिवन था वो लिखना है, उसके बाद में फर्स्ट हमको प्रूव करना है AOB सर्वांग सम है DOC के और OBC का मध्य बिंदु है। तो देखो सबसे पहले हमको दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए, या तो दो भुजाएं पता हो, एक कोण पता हो, तीनों भुजाएं पता हो, या फिर दो भुजाएं एक कोण या दो कोण एक भुजाएं, इसमें से कोई भी चीज हमको पता हो तो हम सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको इसमें क्या क्या पता है, दो तो कोण हो गए और एक भुजा हो गई, तो कौन सी सर्वांग समता हो गई, एंगल और साइड, ये वाली दो त्रिभुज, दो कोण और भुजा, ये वाली सर्वांग समता हमने सिद्ध कर दी। तो बस ये AAS सर्वांग समता प्रूव हो गई। उसके बाद में हम बाय द CPCT रूल से हम कह सकते हैं कि OBC का मध्य बिंदु है। बस क्लियर। यस, तो अब हम करें आज प्रश्नावली 7.1, उसके आज क्वेश्चन देखेंगे। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं आज, देखना। करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये चतुर्भुज ACBD, अब देखो ACB और D, ये कोई मेरा चतुर्भुज है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया है, पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यही क्वेश्चन सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले सबसे क्वेश्चन 2 बार पढ़ो ध्यान से, फिर आप सॉल्व करने बैठो। अपन क्या करते, जल्दी जल्दी में गलत पढ़ लिया या कोई डेटा आपने मिस कर दिया तो फिर अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अच्छा तरीका है आप एक आधा मिनट और एक्स्ट्रा देके उस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। तो ABCD में AC जो है वो AD के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। और जो AB कोण को, ये पूरा कोण AB कोण A को समद्विभाजित करती है। अब AB ये रही, अब ये A को समद्विभाजित करिए, मतलब ये दो बराबर पार्ट में बांट रही है, ये जो है ना ये दो इक्वल पार्ट में उसको समद्विभाजित कर रही है। तो अब हमको दर्शाना है कि कोण ABC सर्वांग सम है कोण ABD के। अब देखो दोनों त्रिभुज कहाँ है, पहले तो आप एक आपके माइंड में पिक्चर बना लो कि त्रिभुज है कहाँ, AB और C, ये ऊपर वाला, और ABD नीचे वाला, दो त्रिभुजों की मैं बात कर रही हूँ। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ABC सर्वांग सम है ABD के, और ABC इक्वल टू BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, और ये भी हमको बताना है। करें स्टार्ट। यस, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, सबसे पहले इसमें गिवन है AC AD के बराबर है, और दूसरी चीज दे रखी है कि AB जो भुजा है ना वो कोण A का मध्य बिंदु है। तो करें स्टार्ट। यस, ये मेरी कोई वही वाला डायग्राम है, ACBD, ये इसमें गिवन है, मैंने लिख लिया। सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, इन क्वेश्चन में लिखने के ही नंबर है। ये सारे आगे आने वाले क्वेश्चन आपके प्रूव करने वाले हैं या किसी में सारे सर्वांग समता सिद्ध करने वाले, तो इसमें आपको लिखने का तरीका ही अच्छे से आना चाहिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एक स्टेप आपकी चूकनी नहीं चाहिए, और एक स्टेप ऐसा नहीं कि आप एक स्टेप स्किप कर दिए और नेक्स्ट आगे, नो, गलत भी। मैथ्स का 100% क्वेश्चन सही होने का तरीका यही है कि आप एक भी स्टेप स्किप मत करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना, आपके एक मार्क्स कोई नहीं काट सकता। करें स्टार्ट। यस,
तो हमने दो त्रिभुज लिए ए बी सी और ए बी डी ले लिया हमने, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब देखते जाते हैं। ए सी इक्वल टू ए डी, कैसे? ए सी इक्वल टू ए डी कैसे बताया आपने, बताओ? क्वेश्चन में गिवन है, देखो ए सी इक्वल टू ए डी है कि नहीं है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, अंदर लिखना है, ब्रैकेट में दिया है क्वेश्चन में। कोण ए सी ए बी और कोण डी ए बी के बराबर है। अब क्यों? ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों? ये भी हमको गिवन है। देखो ये नहीं कहा था ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है, देखो ये इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और तीसरा ए बी इक्वल टू ए बी। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो ए बी दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऊपर वाले कोण में भी आ रही है और नीचे वाले कोण में भी आ रही है, तो है कि नहीं उभयनिष्ठ? तो तीसरा कारण मैंने लिखा कि ए बी इक्वल टू ए बी। और मुझे किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए सिर्फ 3 कारण चाहिए, 3 रीजन मुझे पता चल जाए तो ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाए। हो गया ना? तो बस देखो पहली वाली थी भुजा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एस, दूसरा था मेरा कोण, इसको मैंने ए, और तीसरी भुजा, तो कौन सी सर्वांग समता हो गई? एस ए एस सर्वांग समता से। ये तो मेरा सर्वांग सम सिद्ध हो गया। आपको लिखना भी है कि एस ए एस सर्वांग समता से क्या, कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, क्या लिखेंगे आप? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी और डी के। ये हमको लास्ट में मेंशन करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है सॉल्व, बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना बच्चों? चलो अब हमको एक कमेंट और करना है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हो आप बी सी और बी डी के बारे में? ये बी सी है और ये बी डी है, ये दोनों साइड वाली भुजाएं। तो अब आप इनके बारे में क्या कहोगे? जब आपने दो त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध कर दी, आपने बोल दिया कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो आप अन्य भुजाओं के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? हमने अभी लास्ट में ही पढ़ा था सीपीसीटी रूल में कि उसके सर्वांग समता सिद्ध होने के बाद उसकी जो दूसरी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे, तो मैं यही कहूंगी कि बी सी बराबर बी डी होगा। और कैसे? बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी रूल। क्लियर? दिमाग में समझ में आया बच्चों अच्छे से? तभी अपन आगे चलेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक बार वापस समझाऊं, क्योंकि देखो ये आपकी प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन, तभी अपन आगे चलेंगे और तभी पढ़ने का मजा आएगा। देखो ए बी सी डी कोई त्रिभुज चतुर्भुज था, ये वाला, इसमें दो कोई त्रिभुज थे, ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ए बी सी और ए बी डी था, ये दो कोई। अब हमको इसमें दिया क्या था? ए सी इक्वल टू ए डी, ये भुजा इसके बराबर है और ये समद्विभाजित करिए, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर थे। अब हमको इसको दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो बस करो स्टार्ट। तो हमने क्या किया? दोनों को सर्वांग सम प्रूव किया। देखो एक तो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, और ए बी भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं है? दोनों में बिल्कुल है। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि मुझे 3 क्राइटेरिया मिल गए, 2 तो भुजाएं और एक कोण, तो यानी एस ए एस क्राइटेरिया मुझे मिल गया। तो मैंने बोल दिया कि ये सर्वांग सम है। और उसके बाद में इसने ये भी पूछा कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आपने कहा बीसी और बीडी दोनों बराबर है। अब बताओ कैसे कहा? आप बोलोगे कि बीसी और बीडी दोनों बराबर है, क्योंकि मुझे पता है सीपीसीटी जो रूल है ना, ये वाला, ये सीपीसीटी रूल, तो ये यही बोलता है कि अगर सर्वांग समता सिद्ध हो जाए तो उसके बाद में उसके संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो बस मैंने लेके उसी अकॉर्डिंग कह दिया कि बाय द सीपीसीटी बीसी बराबर बीडी। क्लियर? अब अच्छे से समझ में आया ना? चले आगे। नेक्स्ट, अब ये कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये इसमें अब देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो कि उसमें गिवन क्या क्या है, बस वो ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि ये तो हमको सीधा सीधा मिल रहा है। अब हमको फिर निकालना है, उसमें हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये तो गिवन है ना। तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल है। सबसे पहले तो हमको गिवन ये है। सेकंड, और क्या दे रखा है? डी ए बी, ये एंगल दूसरे किस एंगल के बराबर है? सी बी ए, इस एंगल के, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये हमको एक चीज और दी है। तो हमको प्रूव करना है सर्वांग समता किस किस त्रिभुज की है। देखो आपको त्रिभुज के ऊपर ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप कोई सा भी त्रिभुज बना के उसके सर्वांग समता सिद्ध करो, नहीं। देखो इसने कहा है ए बी और डी, ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, और दूसरा त्रिभुज हो रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज।
समझ में आ गया ना कौन से त्रिभुज की बात करें। जैसे ही आपको ए बी डी की बात करें, आप प्रॉपर तरीके से देखो, पेंसिल से मार्क करके ए बी और डी ये त्रिभुज है। दूसरा बी ए सी, तो उसको भी आप प्रॉपर तरीके से देखो, क्योंकि थोड़ी सी चूक हुई ना और अपना क्वेश्चन गलत, और अपन को क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। चले, तो फर्स्ट है ए बी डी सर्वांग सम है बी ए सी के, और दूसरा हमको बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, और थर्ड हमको ए बी डी बराबर है कौन, बी ए सी के। तो ये हम आगे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम सर्वांग समता प्रूव करें, तो हमको दिया क्या क्या है, हमने ये लिख दिया, क्योंकि जो दी हुई चीज है वो तो हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये मैंने मेंशन कर दी। देन उसके बाद में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले ए डी इक्वल टू बी सी, कहाँ से पता चला भाई, ये तो हमको गिवन था, यस, तो हमने लिख दिया है गिवन। नेक्स्ट डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये कहाँ से पता चला, ये एंगल इस एंगल के बराबर था ना, तो ये भी हमने लिख दिया गिवन है। अब देखो ए बी इक्वल टू बी ए, अब ये वाली भुजा देखो ध्यान से, ये आ रही है कि नहीं आ रही है, दोनों में, दोनों त्रिभुज में आ रही है, उभयनिष्ठ है, तो हम कहेंगे कि ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये हमने रीजन लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, है कि नहीं है। और कौन सा रूल है, देखो ये पहली भुजा, दूसरा कोण और तीसरी भी भुजा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये सर्वांग सम है। अब ये तो हो गया सर्वांग समता सिद्ध। अब मैं दूसरा कमेंट पढ़ूंगी कि बी डी इक्वल टू ए सी। अब आ जाओ, बी डी कहाँ था हमारा, ये था मेरा वेयर इज बी डी, ये बी डी, और ए सी मेरा ये वाला, मतलब एक तो ये भुजा और एक इस भुजा के बारे में आप क्या कहेंगे। अब जब मैंने दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध कर दी, तो उसकी दूसरी संगत भुजाएं कौन भी बराबर होंगे, वो कैसे पता मुझे, बाय द सीपीसीटी रूल। इसीलिए तो मैंने कहा था ये आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको जैसे ही कोई प्रूव करना हो तो आप डायरेक्ट लिख देना बाय द सीपीसीटी रूल। क्लियर। तो फिर हमने हिंदी में भी लिखा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, तो हमने ये लिख दिया बी डी इक्वल टू ए सी होगा, क्यों, बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। क्लियर। नेक्स्ट ए बी डी इक्वल टू बी ए सी होना चाहिए। अब कैसे, बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। अब देखो हमने सारी चीजें सिम्प्लिसिटी के ऊपर डाल दी कि भाई आप जानो, है ना। तो इसीलिए तो मैंने बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हमको सर्वांग समता सिद्ध करनी है और उसके बाद में हमको डायरेक्ट लिख देना है कि बाय द सिम्प्लिसिटी रूल। तो उससे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, एंगल ए बी डी बी ए सी के बराबर है। बस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। ये है थर्ड क्वेश्चन। अच्छे से आ रहा है ना समझ में बच्चों, है ना। अभी तो 2 क्वेश्चन हुए हैं अपने और बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। चले आगे थर्ड क्वेश्चन पे। देखो एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी 2 बराबर लंब रेखाखंड है। अब ये कोई रेखा मेरी ए बी है, ये देखो इस पे एक तो ए डी ये और एक बी सी, ये दोनों बराबर लंब रेखाखंड है। दिख रहे हैं, लंब रेखाखंड मतलब 90 डिग्री। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लंब रेखाखंड यानी 90 डिग्री होता है। तो हमको ये दर्शाना है कि सी डी, अब देखो सी डी का है, सी और डी, ये सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है, यानी ए बी को समद्विभाजित यानी ओ बी इक्वल टू ओ ए होना चाहिए, यानी ये सारे पार्ट बराबर होने चाहिए, तो ही ये समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भाग में बांटना। तो वो हमको प्रूव करना है। और देखो बच्चों मैं पॉइंट आउट करके इसीलिए अच्छे से बताती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि सी डी कहाँ है, ए बी कहाँ है, और आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन में देखना है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आप बिना देखे या डायरेक्ट सॉल्व करने में नहीं बैठ सकते। तो स्टार्ट करें। तो हमको ये 2 कंडीशन दे रखी है लंब की और एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब करें स्टार्ट। देखो इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। तो हमने कौन से त्रिभुज ले लिए, ए ओ डी ये वाला, और दूसरा बी ओ सी, ये 2 त्रिभुज ले लिए, ये पहला और ये दूसरा। अब हमको इसी को एक बार सर्वांग सम सिद्ध करें। तो सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो एंगल ए का है ये और एंगल बी का है ये। कैसे था, हमने एक चीज बोली थी ना कि ए बी पर लंब है डी ए और बी सी, लंब था ना।
बिल्कुल था। तो हमने क्या बोल दिया, ये क्या है 90 डिग्री। दूसरा AD इक्वल टू BC है। अब देखो AD इक्वल टू BC, ये भी हमको दिया था ना, तो हमको लिख देना दिया है। सेकंड AOD इक्वल टू BOC। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, चलो बताओ ये क्यों इक्वल होंगे, आप खुद बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला आपस में क्यों इक्वल होंगे, आप रीजन बताओ। अब तो आप होशियार हो गए हो, बताओ। देखो हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो अब देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर ये दोनों हो गए बराबर, तो बस हमको क्या 3 चीजें चाहिए थी, 2 आ गए कोण और 1 भुजा आ गई। तो हम लिख सकते हैं ना कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसमें क्या हो गए, 2 तो कोण, 1 कोण 2 कोण, यस। तो 2 तो एंगल, तो एंगल और साइड ये सर्वांग समता हो गई। तो उस अकॉर्डिंग त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। क्लियर, ये मुझे लिखना है। तो ये सर्वांग समता सिद्ध हो गई। अब सेकंड इसने क्या पूछी थी एक चीज, हाँ हमको सर्वांग समता सिद्ध नहीं करनी है, हमको ये बताना है कि जो CD है वो AB को समद्विभाजित करता है। तो OA इक्वल टू OB बाय द CPCT रूल। अब OA OB के बराबर है, OA OB के बराबर है, क्योंकि हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो OA और OB भी बराबर हो गई, तो बाय द CPCT रूल। तो इससे पता चल गया कि CD बाइसेक्ट AB, यानी CD AB को समद्विभाजित करता है। यानी जब 2 बराबर भाग हैं तो यानी वो जो जहां से कट कर रहा है वो उसका बीच वाला पार्ट ही है, तभी तो वो बराबर पार्ट में बांट रहा है। जैसे कोई ये AB है तो ये एक रेखा यहां से गुजर रही है, तो ये तभी बराबर होंगे जब वो उसके मध्य भाग से गुजरेगी। तो इसका मतलब CD AB को समद्विभाजित करता है। क्लियर, आगे करें चौथा क्वेश्चन। देखो L और M, अब देखो L और M कहाँ है। सबसे पहले तो आप जो भी क्वेश्चन में दिखा है मतलब दिया हुआ है ना, तो आप उसकी R&D करो कि L कहाँ है, M कहाँ है, P कहाँ है, Q कहाँ है। आप भले 10 सेकंड 20 सेकंड उस क्वेश्चन को देखने में लगाओ, लेकिन अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ने में आप ज़्यादा टाइम दे दो, 1 बार 2 बार पढ़ लो, लेकिन अपने गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी। एक तो L और एक M, ये 2 रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। मतलब हाँ, L और M 2 समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखा P और Q की एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। अच्छा, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, मतलब LM भी समांतर है और PQ भी समांतर है। ये इसने पहले हिंट दे दिया। तो हमको ये दर्शाना है कि ABC, अब देखो ABC का है, ABC ये वाला कोण और CDA ये वाला कोण, ये पहला वाला और ये दूसरा, ये दोनों कोण सर्वांग सम है। अब देखो एक क्वेश्चन में जरूर कुछ न कुछ हिंट छुपा होता है, जो आप, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान दो, कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। तो इसने सबसे पहले कहा कि L और M 2 समांतर रेखाएं हैं। अब देखो समांतर रेखा आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि समांतर रेखाओं वाली प्रॉपर्टी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर 2 समांतर रेखा हैं तो उनके एकांतर कोणों का युग्म संगत कोणों का युग्म बराबर होगा। तो अब आप ये बता सकते हो कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा जो Z पे बनते हैं। याद आया? तो हम इसमें वो वाला क्राइटेरिया लगा सकते हैं। और दूसरी बात इसने बोली कि PQ भी समांतर है और ये PQ भी समांतर है, तो इसमें भी हमको कुछ न कुछ आइडिया मिल जाएगा, ये A और C समांतर हो जाएगा। करें स्टार्ट, क्योंकि हमको लास्ट में ये दर्शाना है कि ABC सर्वांग सम है CDA के। चलो ये कोई मेरा डायग्राम है। अब हमने लिया ABC ये त्रिभुज और दूसरा वाला लिया ADC ये त्रिभुज, इसको हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने कहा BCA इक्वल टू DAC। अब BC और A इक्वल टू DA और C ये वाला। अब देखो ये Z पे बन रहे कि नहीं बन रहे? यस। तो ये कौन से हो गए? कौन से कोण है? एकांतर कोण। दूसरा BAC इक्वल टू DCA। अब BAC ये वाला कोण और DCA ये वाला कोण। यस, दोनों ही Z पे बन रहे हैं ना। देखो अगर इसकी बात करूं तो मैं ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और अगर इसकी बात करूं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ, रीजन मैंने क्या लिखा
कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला सॉरी शीर्षाभिमुख कोण नहीं, ऑल्टरनेट एकांतर कोण है, तो मैं इसको लिखूंगी एकांतर कोण, कोण, ठीक है। और एक रीजन है AC इक्वल टू CA। अब देखो ये वाली भुजा देखो आप, ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है कि नहीं, तो मैंने लिख दिया AC इक्वल टू CA, क्योंकि ये कॉमन है तो मैं कह सकती हूँ कि ABC सर्वांग सम होगा CDA के। और कौन सी सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से मैंने ये सिद्ध कर दिया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कोई 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको रेखा L A को समद्विभाजित करती है। अब देखो रेखा L है, ये A को समद्विभाजित करी, समद्विभाजित करती है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस कोण को बराबर भागों में बांट रही है, ये दोनों, हाँ। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ये कोई इस रेखा पर B कोई बिंदु है स्थित। अब BP और BQ A की भुजाओं, BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। अब जैसे B से मैंने Q पे भी लंब डाला, मतलब BQ लंब डाला और BP लंब डाला जो A से निर्मित है, तो हमको ये दर्शाना है कि APB और AQB दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है, फर्स्ट हमको दिखाना है ABP और AQB सर्वांग सम है। अब ABP ये नीचे वाला और दूसरा AQB ये ऊपर वाला, दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। और BP इक्वल टू BQ है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, अर्थात B कोण की भुजाओं का समदूरस्थ है। देखो जब हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया ना दोनों को, तो फिर हम लिख सकते हैं कि बाय द CPCT रूल। तो सबसे पहले तो हमको सर्वांग सम सिद्ध करना है। करें स्टार्ट। यस, ये कोई मेरा डायग्राम है, इसमें मैंने दोनों त्रिभुज ले लिए APB और APQ में। अब एंगल P और Q 90 डिग्री है, क्योंकि वो उस पर लंब डाल रहा है ना, तो वो 90 डिग्री हो गया। अब AB इक्वल टू AB, देखो ये AB दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है। और एक और चीज, ये इसको बराबर भागों में काट रही है, लिखा है L, इसमें लिखा था ना कि कोण A को समद्विभाजित कर रही है, तो ये मेरा BAP और BAQ बराबर है, क्योंकि L जो मेरी बाइसेक्ट करी थी। तो मैं कह सकती हूँ कि APB सर्वांग सम है ABQ के, बिल्कुल होगा। और रूल कौन सा है इसमें, देखो पहला तो कोण था, और हाँ यानी पहला कोण एंगल, दूसरी भुजा और तीसरा कोण, यानी साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो अब मैं कह सकती हूँ कि BP इक्वल टू BQ है, क्योंकि बाय द रूल ऑफ CPCT रूल के द्वारा। तो B की दूरी बराबर है A से B, और ये BQ और BP दोनों बराबर होंगे। अब करें क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 क्वेश्चन, ये कोई मेरी आकृति 7.21 है, इसमें हमको क्या क्या गिवन है, देखो AC, हाँ AC, ये AC बराबर है AE के, ये इसके और इसके बराबर है, और AB बराबर है AD के। अब हमको ये दर्शाना है कि BAD, अब BA और D ये वाला कोण नहीं, हाँ ये भी बराबर है, एक और इन्फॉर्मेशन है, BAC के बराबर, ये ऊपर वाले के बराबर। तो यानी 3 चीजें तो हमको गिवन है। अब हमको ये दर्शाना है कि BC ये पूरा DE के बराबर है। तो देखो अब हम त्रिभुज इसी में बराबर प्रूव कर रहे थे छोटे वाले में, लेकिन हमको ये पूरी बड़ी भुजा बराबर इक्वल करनी है। तो एक काम मैं कर सकती हूँ, इस त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो उसकी संगत भुजाएं भी सर्वांग सम हो जाएगी। तो करूं स्टार्ट। देखो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, उसके बाद में सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख दिया मैंने, AB इक्वल टू AD है, सेकंड AC इक्वल टू AE है, और थर्ड ABAD इक्वल टू DAC है। अब मैंने थोड़ी सी टेक्निक यूज करी, क्योंकि मुझे क्या पूरा त्रिभुज लेना है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ DAC जोड़ दिया। अब देखो DAC क्या है, ये छोटा वाला एंगल है, ये DAC ये वाला। अब क्योंकि देखो मुझे छोटे वाले एंगल की इंफॉर्मेशन है, अब मुझे तो क्या पूरा एंगल चाहिए ACB वाला, तो अब मैं ये DAC को दोनों तरफ जोड़ दूं एक बार, थोड़ी सी मैंने अपना टेक्निक यूज करी। तो मैंने BAD में भी DAC जोड़ दिया और EAC में भी DAC जोड़ दिया, तो मेरा पूरा एंगल क्या हो गया, BAC और EAD, यानी ये पूरा बड़ा हो गया ये वाला।
ये BAC, और इस सेकंड टाइम ये वाला पूरा बड़ा एंगल हो गया, तो इस एंगल के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो मैं ये बोल सकती हूँ, ये एक बार मैंने एक बार रख ली इक्वेशन, क्योंकि देखो अभी आगे काम आने वाली है। अब मैंने लिया एंगल ABC और ADE, AB और C, ये पूरा एंगल, बड़े वाले एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये लिया मैंने। तो इसमें AC इक्वल टू A ही है, ये मेरे को दिया हुआ है, और कोण BAC EAD के बराबर है। क्यों? अभी देखो ये मैंने प्रूफ किया था ना, ये वाला देखो, कोई भी एंगल जैसे 90 डिग्री है, उसमें आपने कोई भी, जैसे 20 इसमें भी जोड़ा और 20 इसमें भी जोड़ा, तो जब वो आपस में बराबर है तो उसमें कुछ भी जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपने दोनों तरफ अगर DAC जोड़ दिया था तो भी वो एंगल इक्वल होते। तो मैंने ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी मेंशन कर दी कि BAC इक्वल टू EAD के बराबर है। तो और AB इक्वल टू AD है, तो ये AB इक्वल टू AD, ये दोनों बराबर है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो बस ये कॉन्ग्रुएंस होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि BC बराबर होगा DE से बाय द CPCT रूल। क्लियर? चलें आगे 7th क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, ये कोई रेखाखंड है, इसमें P इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB पर एक ही ओर स्थित बिंदु है। ये D और E कोई मेरे बिंदु है जो इसके रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है। अब हमको BA और D, ये अब कौन कौन से बराबर है? ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये अंदर वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो हमको प्रूव करना है कि DAP EP DA और P सर्वांग सम है। हाँ, ये मतलब त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करना है, ये वाला DAP ये वाला, और दूसरा है मेरा ये EPB ये वाला त्रिभुज, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। और AD इक्वल टू ये AD इक्वल टू B इस भुजा के, जब वो सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे तो ये भी हम कर सकते हैं। करें स्टार्ट? यस। देखो हमको गिवन क्या क्या है। सबसे फर्स्ट P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी AP इक्वल टू BP है, यानी ये नीचे वाली भुजा AP इक्वल टू BP है, ये हमको गिवन है। अब हमको फर्स्ट स्टार्ट करना है कि त्रिभुज ADAP और EPB में, हाँ, तो सबसे पहले EPA एंगल DPA BP के बराबर है। क्यों? देखो ये हमको गिवन है कि नहीं है, ये BP के बराबर है, फर्स्ट गिवन है। सेकंड, तो अब हम एक थोड़ा सा अपना टेक्निक यूज लेंगे। इसमें भी हमने DPE दोनों साइड जोड़ दिया। अब जैसे कोई भी एंगल है 50 डिग्री, अब उसमें आप 50 में इधर भी कुछ जोड़ते हो और इधर भी कुछ जोड़ते हो, सेम क्वांटिटी जोड़नी है। ऐसे नहीं कि आप इसमें 30 जोड़ रहे हो इसमें 20, नहीं। जैसे अगर 50 है तो उसमें 30 इधर भी जोड़ दिया आपने, और इधर 50 है इसमें भी 30 जोड़ दिया, तो दोनों इक्वल रहेंगे ना, तो यानी जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएंगे। तो बस दोनों में मैंने EPA और DPE इधर भी जोड़ा, और DPB था और उसमें DPE इधर भी जोड़ा, तो ये मेरा पूरा क्या बन गया? DPA, और इधर हो गया EPB, ये एंगल हो गए। अब ट्राइंगल DPA और EPB को देखूं मैं, तो अब इनकी सर्वांग समता सिद्ध करती हूँ। तो फर्स्ट वाला DPA EPB के बराबर है, कैसे? ये वाला भी मैंने प्रूव किया ना। सेकंड AP BP के बराबर है, क्यों? क्योंकि वो P जो है वो AB का मध्य बिंदु था ना, तो वो बाइसेक्ट कर रहा था, बिल्कुल समद्विभाजित कर रहा था, तो वो उसका मध्य बिंदु है। और एंगल BAD ABE के बराबर है, ये हमको दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी सर्वांग समता से ये सर्वांग सम है? एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण और उसके बीच की भुजा। और उसी के बाद हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BE, क्यों? बाय द CPCT रूल। देखो CPCT रूल फिर आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो। एक बार सर्वांग समता सिद्ध हो गई तो उसके बाद में आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि AD इक्वल टू BE, और वो हमने वो कैसे बोला? बाय द CPCT रूल। क्लियर? चलो आगे 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये कोई समकोण त्रिभुज ABC AB और C, ये समकोण त्रिभुज ABC में, ABC समकोण त्रिभुज है यानी C समकोण है, क्योंकि जो समकोण वही होता है जो जैसे जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसमें C पे ही दिख रहा है। अब M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये इसका AB का मध्य बिंदु है, और C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM इक्वल टू CM। ओके, यानी ये DM और CM दोनों बराबर है। अगर आगे उसको और बढ़ाते हैं तो D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है कि त्रिभुज AMC
कहाँ है, ए एम और सी ये वाला, और दूसरा बी एम डी ये वाला। अच्छा मतलब दोनों साइड वाले त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों सर्वांग सम है। दूसरा बी डी बी सी ये वाला, डी बी सी ये एंगल भी समकोण है कि नहीं है। तीसरा डी बी सी, डी बी और सी ये बड़े वाले त्रिभुज, डी बी सी और ए बी ए सी बी ये वाले, ये दोनों सर्वांग सम है कि नहीं। और चौथा सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी सी एम कौन सा है, ये आधा पार्ट, और वो आधा है किसका, ए बी का। ये हमको 4 चीजें प्रूव करनी। करें स्टार्ट। ये देखो ये बच्चों थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद में हमको जो गिवन है वो हमने लिख दिया। हमको सबसे पहले क्या, ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है, सेकंड सी जो है वो मेरा 90 डिग्री है ये गिवन है, और डी एम इज इक्वल टू सी एम है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ए एम सी और बी एम डी में सबसे पहले ए एम बी एम है, बिकॉज बी एम जो है वो इसका मध्य बिंदु है, तो उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये मैंने रीजन लिख दिया कि एम मध्य बिंदु है। सी एम इक्वल टू डी एम ये हमको दिया है। तीसरा सी एम ए इक्वल टू डी एम बी, सी एम ए देखो, अब देखो ये 2 भुजाएं आपस में एक दूसरे पर क्रॉस में काट रही है, और हमने ये लास्ट क्लासेस में और चैप्टर में पढ़ा है, और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये मैंने रीजन लिख दिया कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो मैं कह सकती हूँ कि ए एम सी सर्वांग सम है बी एम डी के, और कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल से। अब हमको प्रूव करना है, सेकंड था कि डी बी सी एक समकोण है, ये हमको दिखाना है। तो हमने क्या किया, ए सी एम और बी डी एम ये दोनों बराबर होंगे बाय द सीपीसीटी रूल से। तो मैंने ए सी बी और डी बी सी ये दोनों, ए सी बी और डी बी सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अगर भुजाओं के बीच के अंदर के कोण है तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर, और एक कोण की वैल्यू मुझे 90 दे रखी है, सी एंगल की दे रखी थी ना क्वेश्चन में, क्योंकि वो 90 डिग्री का है, समकोण है, तो मैंने पुट कर दी, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल डी बी सी 90 डिग्री है। करें थर्ड पार्ट। देखो अब हमको तीसरा पार्ट क्या था कि हमको डी बी सी और ए सी बी को सर्वांग सम सिद्ध करना है। चलो आ जाओ, डी बी सी और ए सी बी, जैसे ही जिस त्रिभुज की बात की जाए उसी त्रिभुज को लिख लो, और उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। तो उसमें बी सी इक्वल टू सी बी है, क्योंकि वो कॉमन है दोनों में। बी सी इक्वल टू सी बी, ये देखो ये दोनों में कॉमन आ रही कि नहीं आ रही नीचे, तो हमने लिख दिया ये भुजा उभयनिष्ठ है। सेकंड, ये एंगल सी और एंगल बी 90 डिग्री है कि नहीं, ये देखो ये वाला एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री। 2 रीजन हो गए मेरे पास में। और डी बी इक्वल टू ए सी कैसे, बाय द सीपीसीटी रूल। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है ए सी बी के। नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट हमको प्रूव करना है कि ए सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होता है कि नहीं होता है। देखो सबसे पहले हम आइडिया लगाएंगे, डी सी इक्वल टू ए बी है, दोनों जो आपस में क्रॉस हो रही है ना वो लाइनें जो विकर्ण है एक तरह से वो बराबर है। तो और ये हमको पता है कि एम मिड पॉइंट है चारों का, तो हम लिख सकते हैं डी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो सारे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हमने अब किया कि डी एम प्लस सी एम और बी एम प्लस ए एम, जैसे ये दोनों क्रॉस में थी ना, तो उन दोनों को आपस में जोड़ा, एक साइड की जोड़ सकते हैं ना, तो डी एम। अब ठीक है, अब मैंने डी एम की जगह सी एम लिख दिया, क्योंकि ये तो आपस में ही बराबर है, तो मैं डी एम की जगह सी एम लिख सकती हूँ, लिख लिया मैंने। तो मैं लिख दिया सी एम प्लस सी एम, और बी एम और ए एम क्या हो गए पूरे, ये बी में एम मिड पॉइंट था तो यानी वो पूरी ए बी हो गई ना, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए और बी का, तो अगर उन दोनों को जोड़ो तो ए बी है एक तरह से, ए बी लिख दिया। सी एम और सी एम कितने हो गए, 2 सी एम। अब मुझे 2 सी एम हो गया, मुझे सिर्फ सी एम चाहिए, तो ये जब 2 इक्वल टू के इस साइड इंटू में है तो उधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। क्लियर हो गया प्रूफ।
तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले आपको सारे क्वेश्चन जो भी आज हमने पढ़े हैं ना, उसको अच्छे से फेयर कॉपी में आप करके लाइएगा, क्योंकि तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन करके ही हम आगे 7.2 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।